गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। जो फिक्स प्रीपोजिशन है उनमें अगला है मेड। मेड एक वर्ब होती है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है मेड। मेड एक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसके साथ में इन प्रीपोजिशन का जहाँ पे प्रयोग होगा तो उसका अर्थ होता है कोई वस्तु है किसी देश में, किसी स्थान में, किसी क्षेत्र में जो निर्मित होती है, उस स्थान, देश या जो क्षेत्र होता है उसके लिए उससे पहले किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? मेड के साथ में इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई भी वस्तु है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में, या कोई ऐसा पैलेस है जहाँ पे वो निर्मित हुई है, उससे पहले मेड के साथ में इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। दिस कंप्यूटर इज मेड इन जापान, दिस कंप्यूटर इज मेड इन जापान, दिस मोबाइल इज मेड इन चाइना। हम जैसे भारत में निर्मित जो वस्तु है, मतलब जो भी वस्तु है, जैसे मतलब हम किसी भी कोई भी जैसे मतलब महिंद्रा कार को ले लेते हैं, महिंद्रा कार इज मेड इन इंडिया। तो कोई पैलेस होगा, कोई क्षेत्र होगा ऐसा, या कोई देश का नाम होगा, या कोई स्टेट का नाम होगा जहाँ पे जो वस्तु निर्मित हुई है, तो उसमें मेड के साथ में क्या किया जाता है? इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है मेड ऑफ। मेड ऑफ का होता है किसी वस्तु से बना हुआ। ओ प्रीपोजिशन में इसका प्रयोग आ चुका है, जिसमें मैंने इसका लिखाया था, यदि कोई वस्तु निर्मित हो रही है जिसका क्या है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तब हम ओ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। द चेयर इज मेड ऑफ वुड, सॉरी मेड ऑफ, यहाँ पे करना वुड, मेड ऑफ वुड। जो चेयर है वो किससे बनी हुई है? लकड़ी से बनी हुई है। तो उसकी लकड़ी की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, ना कि उसकी रासायनिक अवस्था में परिवर्तन होता है। दिस टेबल इज मेड ऑफ आयरन, आयरन होता है लोहा। जो ये टेबल है किससे बनी हुई है? लोहे से बनी हुई है। अर्थात मैंने आपको एक बात और बताई, इसके साथ में दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फ्रॉम प्रीपोजिशन का। तो यदि किसी वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो जाए, लेकिन उसकी क्या रासायनिक अवस्था में परिवर्तन होता है, अर्थात उसके गुण धर्म चेंज हो जाते हैं, तो तब कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने एग्जांपल भी आपको लिखाए थे। द डालडा इज मेड ऑफ मेनी वेजिटेबल्स ऑयल, डालडा इज मेड फ्रॉम मेनी वेजिटेबल्स ऑयल। अन्य जो वेजिटेबल्स ऑयल है उनसे मिलकर डालडा घी बनाया जाता है। जिस प्रकार से बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। तो यहाँ पे जो मिल्क है उसकी क्या हो रही है? रासायनिक अवस्था में पूरा परिवर्तन हो रहा है। तो जहाँ पे किसी भी वस्तु की रासायनिक अवस्था में परिवर्तन होगा वहाँ पे फ्रॉम प्रीपोजिशन के द्वारा निरूपित किया जाता है। और यदि किसी वस्तु की रासायनिक अवस्था में परिवर्तन न होके उसकी केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन किया जाता है, तब ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अब आगे है मैरिड टू। आगे क्या है? मैरिड टू। यदि लड़की का संबंध, यदि लड़की का विवाह जिसके साथ हो रहा है, यदि लड़की का विवाह जिसके साथ हो रहा है तो वहां पे टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। यदि लड़के का विवाह जिसके साथ हो रहा है तो वहां पे विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ये थोड़ा डिफरेंट रहता है, ये थोड़ा डिफरेंट रहता है। अब ये बात आपको ध्यान में देनी है कि जहां पे किसी लड़की का शादी है, किसी से हो रही है, तब हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। यदि किसी लड़के का विवाह किसी लड़की से हो रहा है तो विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखो, बबीता वाज मैरिड टू ए रिच मैन, शी विल मैरी टू ए डॉक्टर, शी विल मैरी टू ए डॉक्टर। तो यहाँ पे जैसे मतलब कोई टीचर आ सकता है, यहाँ पे उल्लेख शुरुआत में जो सब्जेक्ट होगा, हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, वो क्या होना चाहिए? फेमिनाइन होना चाहिए, ना कि यहाँ पे मॉस्कुलाइन। मॉस्कुलाइन होगा यहाँ पे बबीता की जगह राकेश, सोहन, मोहन जो भी होगा, तो वहाँ पे यह प्रीपोजिशन चेंज हो जाएगा। किसके साथ? उसके साथ में विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, ना कि टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। और यदि यहाँ पे फेमिनाइन है, यदि कोई स्त्री है, या अर्थात बोल सकते हैं कोई लड़की है जिसका विवाह किसी व्यक्ति के साथ हो रहा है, तब हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? दो प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अब एक है प्राउड ऑफ। प्राउड ऑफ का मतलब होता है, प्राउड का मतलब होता है गर्व फील करना। प्राउड के साथ में ज्यादातर क्या किया जाता है? ओ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ होता है किसी बात पे गर्व होना, किसी बात पे गर्व होना। जैसे मतलब आप बोल सकते हो आई एम प्राउड ऑफ माई ऑनेस्टी, मुझे अपनी ईमानदारी पे गर्व है, मुझे अपनी ईमानदारी पे गर्व है। जैसे मतलब कोई लड़का ऐसे बोलता है, जैसे सोवन इज प्राउड ऑफ हिज कार, सोवन को अपनी कार पे गर्व है, सोवन को अपनी कार पे गर्व है। यू आर प्राउड ऑफ योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता पे गर्व है। तो यदि हम किसी बात पे या किसी व्यक्ति पे यदि गर्व फील कर रहे हैं, तब प्राउड के साथ में किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? ओ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इसमें अगला एग्जांपल देखो, She was proud of her son, उसे अपने बेटे पे गर्व था। अर्थात हम यदि किसी वस्तु पे गर्व कर रहे हैं, अर्थात किसी व्यक्ति पे गर्व फील कर रहे हैं, तब प्राउड के साथ में, प्राउड एक उसके साथ में किसका प्रयोग किया जाता है? ओ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद में क्यूरल विथ।
प्लूरल विद, अब इसमें भी देखो थोड़ा अपवादित रहता है, प्लूरल विद, यदि हम किसी व्यक्ति से झगड़ा कर रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति से झगड़ा कर रहे हैं तो प्लूरल के साथ में विद का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति से झगड़ा कर रहे हैं तो प्लूरल के साथ में विद का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी बात पे झगड़ा कर रहे हैं, यदि किसी बात पे झगड़ा कर रहे हैं तो प्लूरल के साथ में फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। यदि हम किसी, देखो ये लास्ट में आपको जो प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे उसके तुरंत बाद में कोई ना कोई ऐसी नाउन आई भी रहेगी, कोई व्यक्ति का नाम आया हुआ रहेगा, चाहे इसमें देखो चाहे इसमें देखो। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर नाउन आए, यहाँ पे प्रोनाउन भी आ सकता है। तो प्रोनाउन वही प्रयुक्त होंगे, वो होंगे पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, वही प्रयुक्त होंगे। यदि इनके अलावा यदि प्रयुक्त आ रहा है, यदि कोई व्यक्ति है, यदि दो फ्रेंड्स है, वो प्लूरल कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो वो यदि किसी बात पे झगड़ा कर रहे हैं तो हम प्लूरल जो ये वर्ब होगी इसके साथ में कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ना कि विद। विद का प्रयोग कब किया जाता है? प्लूरल के साथ में जब किया जाता है जब यदि हम किसी व्यक्ति से झगड़ा कर रहे हैं तब प्लूरल के साथ में विद प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद में ये सफर, यदि कोई व्यक्ति है किसी बीमारी से पीड़ित रहता है, यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित रहता है तब हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। सफर एक वर्ब आती है, ये वर्ब तो आपको दी भी आएगी, सफर है ये वर्ब दी भी आएगी, आपको एग्जाम में भी दी भी आएगी। चाहे इसमें माने जरूरी नहीं है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका कि आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म प्लस आएगी, लेकिन आएगी सफर की फॉर्म आएगी। उस टाइम में आपको देखना है सफर के बाद में यदि कोई बीमारी से यदि पीड़ित दर्शाया गया है, मतलब यहाँ पे फीवर है, फीवर होती है बुखार है, कैंसर आ सकता है, कोलेरा आ सकता है, टीबी आ सकती है, यदि कोई डिजीज का नाम आ रहा है तो इसका मतलब हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? सफर के साथ में फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अगला है वो है वेट फॉर। वेट एक वर्ब होती है जिसके साथ में फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ होता है किसी का इंतजार करना या प्रतीक्षा करना, किसी का इंतजार करना या प्रतीक्षा करना। आई एम वेटिंग फॉर मुकेश, मैं मुकेश का इंतजार कर रहा हूँ, मैं मुकेश का इंतजार कर रहा हूँ। वेट, वेट के साथ में फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ होता है किसी का इंतजार करना या किसी की प्रतीक्षा करना। दूसरा एग्जाम्पल देखो, आई शैल वेट फॉर अनीता, मैं अनीता का इंतजार करूंगा। अब यहाँ पे ये देखो, यदि हम किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं या उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं तो वेट के साथ में कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में देखो मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ होता है जितनी भी जो वस्तुएं होती है, जितनी भी जो वस्तुएं होती हैं उसमें अधिकांशतः वस्तुओं के लिए किया जाता है। मतलब हमारे पास 10 वस्तुएं हैं, उनमें से अधिकांशतः लगभग 9 के लगभग वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। मोस्ट के साथ में ओ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट ऑफ बुक आर गुड, इसमें अधिकांश बुक अच्छी है। लगभग जो, यदि जो बुक गलत है वो क्या है, यहाँ पे इस सेंस में क्या होती है? नेगेटिव के बराबर होती है, मतलब 0% रहती है। मोस्ट ऑफ होता है अधिकांश से, जितनी भी बुक है वो कंप्लीटली। अब देखो मोस्ट ऑफ द ब्लैक बोर्ड्स आर रफ, अधिकतर जो ब्लैक बोर्ड है वो क्या है? रफ है, अर्थात बेकार बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट। यहाँ पे हम कितने भी वर्डों का यूज कर सकते हैं, मतलब जितने भी स्टूडेंटों का यूज किया जाता है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास आर ऑनेस्ट, ये भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे किया जाता है कि जो जितनी भी वस्तुएं ली जाती है, जितनी भी व्यक्तियों को लिया जाता है उसमें अधिकांश लगभग 100% ही रहता है, वो क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ के लिए अधिकांश के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। एक होता है पास थ्रू, पास थ्रू होता है से होकर गुजरना। पास थ्रू एक, ये पास का मतलब होता है, यदि अलग लेंगे तो पास का मतलब होता है उत्तीर्ण होना, पास थ्रू का मतलब होता है किसी के माध्यम से यदि हम गुजर रहे हैं। अर्थात पास थ्रू का प्रयोग वो प्रीपोजिशन है, उसका प्रयोग तब किया जाता है जब यदि हम किसी बंद नुमा या एक गुप्त, एक जो एक पैलेस है उससे गुजर रहे हैं, या एक निश्चित परिपथ है उसके अंतर्गत से गुजर रहे हैं, तब थ्रो प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ये पास के साथ में थ्रो, वी सा ए टाइगर, पासिंग थ्रो द फॉरेस्ट, ये एक पैलेस है, फॉरेस्ट इसका कोई एक निश्चित दायरा होता है, उसके अंतर्गत होके गुजर रहा था, निश्चित इसका दायरा है। दे, यहाँ पे ये दे है, दे वर पासिंग थ्रू ए फॉरेस्ट, ये बहुत बार हम स्टोरी में सुना है, बहुत बार स्टोरी में सुना था, जो क्या है? 2 फ्रेंड्स एंड ए बियर, 2 मित्र और बालू, जो वो एक स्टोरी है, उसमें ये शुरुआती लाइन ही रहती है, दे वर पासिंग थ्रू ए फॉरेस्ट। यहाँ पे ये भी आ सकता है डार्क फॉरेस्ट, मतलब घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। द ट्रेन वाज पासिंग थ्रू ए टनल, टनल होती है
जिसको गुफा बोला जाता है, गुफा के अंतर्गत से एक ट्रेन गुजर रही थी। तो मतलब है पास थ्रो प्रीपोजिशन होता है, पास के साथ में थ्रो प्रीपोजिशन होता है, उसका अर्थ क्या होता है? से होकर गुजरना। पास का अलग अर्थ कभी भी नहीं निकलेगा, पास का अर्थ है वो कभी भी अलग नहीं निकलेगा। पास का यदि हमें एग्जैक्ट ऐसे पूछा जाए कि पास का मतलब क्या होता है, तो हम यहाँ पे उत्तीर्ण बोलेंगे, ये होता है। लेकिन पास के साथ में यदि प्रीपोजिशन लग रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? पास थ्रो का मतलब होता है से होकर गुजरना। अब रिप्लाई टू का अर्थ होता है उत्तर देना, रिप्लाई टू का अर्थ होता है उत्तर देना। He did not reply to my letter, उसने मेरे, अब उत्तर देना लगभग जनरली सी इस बात में ये लिया जाता है किसी पत्र आदि का उत्तर देना, यदि कोई लेटर वगैरह उसका उत्तर देना। He did not reply to my letter, उसने मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया या उत्तर नहीं दिया। They will not reply to my complaint, वो मेरी जो शिकायत है उसका जवाब नहीं देंगे, वो मेरी शिकायत का जवाब नहीं देंगे। तो यदि हम किसी में रिप्लाई के अर्थ में, यदि जवाब देने में, पत्र आदि के अर्थ में यदि कोई जवाब दे रहा है उसके अर्थ में रिप्लाई का प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे पहले किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। पुट आउट का मतलब होता है बुझा देना। पुट एक वर्ब होती है, पुट का मतलब होता है रखना, पुट का मतलब होता है रखना। यदि आपको एग्जैक्ट ऐसा पूछा जाए कि पुट का अर्थ क्या होता है, ये फ्रेज बनती है, देखो ये फ्रेज बनती है, आगे भी आप पढ़ोगे, हमारे फ्रेज भी चल रही है। ये पुट आउट एक फ्रेज बनती है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है? पुट, यहाँ पे लिखा है हमने केवल पुट लिखा है, तो पुट का मतलब क्या हो जाता है? रखना हो जाता है। लेकिन पुट आउट का मतलब होता है बुझा देना। जिस प्रकार से हम जो स्विच ऑन स्विच ऑफ ये बोलते हैं, ए का मतलब होता है बंद कर देना, ए का मतलब चालू कर देना। अब ऑन ऑफ में ये फर्क हो रहा है, ये ऑन ऑफ में वो क्या है, साथ में यदि किसी वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है तो उस प्रीपोजिशन के आधार पे ही उस वर्ब का अर्थ निकलेगा। पुट का मतलब होता है रखना, लेकिन पुट आउट का मतलब होता है बुझा देना। अब देखो, पुट आउट द लाइट एंड स्लीप, कि लाइट को बुझा दो और सो जाओ। दे पुट आउट द फायर, उन्होंने आग को बुझा दिया। आगे देखो, रिले ऑन का मतलब होता है निर्भर रहना। यदि हम किसी पे डिपेंडेंट रहें, रिले का मतलब होता है निर्भर रहना, तो यदि हम किसी पे निर्भर रहेंगे तो रिले जो वर्ब आएगी उसके साथ में ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ऑन प्रीपोजिशन देखो, he should not rely on कमला, उसे कमला पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल हम दूसरा भी कर सकते हैं, जैसे we should not rely on our parents, हमें अपने माता पिता पे ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल कैसे भी बन सकता है कि हमें क्या है, किसी व्यक्ति पे यदि हम निर्भर रह रहे हैं, डिपेंडेंट रह रहे हैं, तो क्या होता है, रिले के साथ में ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। वी रिले ऑन टीचर, हम किस पे निर्भर रह रहे हैं? टीचर पे निर्भर रह रहे हैं। वो है फेथफुल टू का मतलब होता है किसी के प्रति वफादार होना। फेथफुल का मतलब भी क्या होता है? वफादार होना। फेथफुल है उसका मतलब भी क्या होता है? वफादार होना। फेथफुल के साथ में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, पर इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के प्रति यदि हम उत्तरदायी हैं तो उससे पहले टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। हिज वाइफ इज फेथफुल टू हर हस्बैंड, उसकी पत्नी अपने पति के प्रति क्या है? वफादार है। हिज डॉग इज फेथफुल टू हिज मास्टर, जो उसका कुत्ता है वो अपने मालिक के प्रति क्या है? वफादार है। यदि आपके जहाँ पे भी फेथफुल वर्ड आ रखा है और उसके तुरंत बाद में रिक्त स्थान आ रखा है, तो रिक्त स्थान में कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है? आपको टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। अगला पे अटेंशन टू। पे अटेंशन का टू का मतलब होता है ध्यान देना। अब देखो, यदि अकेला वर्ड आ गया अटेंशन, यदि हमें अटेंशन का भी दे दिया ना अकेला वर्ड, तो अटेंशन का मतलब ये होता है ध्यान देना। अटेंशन का मतलब भी ध्यान देना ही होता है। यदि पे साथ में, यदि पे वर्ड लगा रहा है, PAY, पे का मतलब होता है भुगतान करना, पे का मतलब होता है भुगतान करना, लेकिन ये साथ में जो बन रहा है ना पे अटेंशन टू, इसका मतलब होता है ध्यान देना। अब देखो, he did not pay attention to his son, वो अपने बेटे पे ध्यान नहीं देता है, वो अपने बेटे पे ध्यान नहीं देता है। यदि आप पे वर्ड देखोगे, अकेला पे वर्ड देखोगे, तो पे का मतलब होता है भुगतान करना, भुगतान करना। तो आपका अर्थ क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा यदि पे का अर्थ ये मान के चलोगे तो। पे अटेंशन दोनों संयुक्त वर्ड है जिनका अर्थ होता है ध्यान देना, और इसके साथ में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। He did not pay attention to his son, वो अपने बेटे पे ध्यान नहीं देता। The teacher does not pay attention to students, जो अध्यापक है वो विद्यार्थियों पे ध्यान नहीं देता। रन ओवर, अब रन ओवर, अब देखो रन क्या है? एक वर्ब है रन, RUN, रन का मतलब होता है दौड़ना, रन का मतलब क्या होता है? दौड़ना। लेकिन रन ओवर पूरी बनती है तो इसका अर्थ होता है कुचल जाना,
देखो ए डॉग वाज रन ओवर बाय ए कार, एक कुत्ते को किसके द्वारा कुचला गया है, कार के द्वारा कुचला गया है। तो यहाँ पे रन ओवर का मतलब क्या होता है, कुचल जाना। रन का मतलब यहाँ पे यदि आपको केवल रन का पूछा जाए, ओवर नहीं लगा, तो रन का मतलब होगा दौड़ना। रन का मतलब होता है दौड़ना या चलना। और ए चाइल्ड इज रन ओवर बाय ए ट्रक, एक बच्चे को किसके द्वारा कुचला गया है, ट्रक के द्वारा कुचला गया है। अब अगला है वेट एट। वेट एट का मतलब होता है, एक पहले आया था वेट फॉर, किसी व्यक्ति का इंतजार करना, किसी व्यक्ति का इंतजार करना। यहाँ पे वेट एट का मतलब होता है एट प्रीपोजिशन का प्रयोग है वो पहले के लिए किया जाता है। एट प्रीपोजिशन का जो प्रयोग किया जाता है वो पहले के लिए किया जाता है। यदि हम किसी स्थान पे किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं, यदि हम किसी स्थान पे किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं तो वेट के साथ में एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अब देखो ये एग्जांपल, यू शुड वेट एट द स्टेशन, यू शुड वेट एट द स्टेशन, ये स्टेशन क्या रखा है, एक पहले सा रखा है। और यहाँ पे ही विल वेट एट द प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म क्या रखा है, पहले सा रखा है। यदि यहाँ पे पहले ना होकर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति होगा तब आपको कौन से वेट के साथ में फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है।